नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी सुपरटेट परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इस सेट में दोस्तों हम 30 क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले हम 3 सेट कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आज के सेट में हम साइंस के भी क्वेश्चन हमने सम्मिलित किए हैं। आगे से दोस्तों साइंस के भी क्वेश्चन हम साथ में सम्मिलित करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नेता कौन थे? दोस्तों सन 1857 का स्वाधीनता संग्राम, जिसे दोस्तों प्रथम स्वाधीनता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस स्वाधीनता संग्राम के कुछ प्रमुख कारण थे जो दोस्तों राजनीतिक थे, सामाजिक थे और आर्थिक थे। तो दोस्तों आज इस क्वेश्चन में हम राजनीतिक कारण पर चर्चा करेंगे और दोस्तों ये कब शुरू हुआ इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों ये जो स्वतंत्रता संग्राम है ये ब्रिटिश शासन के 100 साल, भारत में 100 साल पूरे होने पर शुरू हुआ। दोस्तों इस समय गवर्नर जनरल की यदि बात की जाए तो कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। वहीं दोस्तों ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो पॉम स्टर्न थे। कौन थे दोस्तों? पॉम स्टर्न थे। इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों इसको शुरू होने के जो राजनीतिक कारण हैं वो दोस्तों निम्नलिखित हैं। कौन कौन से थे? नंबर 1 था दोस्तों वेलेजोली की जो सहायक संधि थी। कौन सी? वेलेजली जो था दोस्तों, इसकी जो सहायक संधि थी यह इसका एक राजनीतिक कारण रहा। सहायक संधि इसका एक प्रमुख राजनीतिक कारण रहा। इसके साथ साथ दोस्तों जो डलहौजी का व्यपगत का सिद्धांत था। कौन सा सिद्धांत? व्यपगत का जो सिद्धांत था, जिसे दोस्तों हड़प नीति भी कहा जाता है, वह दोस्तों इसका प्रमुख कारण था। यह सिद्धांत देने वाला कौन है? डलहौजी है। इस बात को भी नोट करिएगा, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। तीसरा जो सबसे बड़ा राजनीतिक कारण रहा वो रहा दोस्तों नाना साहब की पेंशन का बंद कर देना। किसकी दोस्तों? नाना साहब जो थे उनकी पेंशन को बंद कर देना। नाना साहब की पेंशन को बंद कर देना इसका एक और प्रमुख कारण रहा। नाना साहब की जो पेंशन थी उसको अंग्रेजों ने बंद कर दी थी, ये तो रोक दी थी। इसके साथ साथ दोस्तों एक और प्रमुख कारण ये रहा कि तंजौर और जो कर्नाटक के नवाब थे उनकी उपाधियों को डलहौजी ने क्या कर लिया था? जब्त कर लिया था। इसके बाद दोस्तों इसकी शुरुआत की बात की जाए तो इसकी शुरुआत की जो तारीख मानी जाती है वो मानी जाती है 29 मार्च 1857। कब मानी जाती है? 29 मार्च 1857। इसकी शुरुआत कैसे हुई दोस्तों? तो दोस्तों बैरकपुर में एक सैनिक रेजिमेंट थी जिसका नाम था 34वीं रेजिमेंट। उसके जो दोस्तों एक सैनिक थे वे थे मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे। तो दोस्तों पहले क्या होता था, जो बंदूकों में गोलियां लगाई जाती थी उनको दोस्तों दांत से छीलना पड़ता था। तो दोस्तों मंगल पांडे जी को यह पता चला कि उस जो गोली है उसमें क्या है दोस्तों? चर्बी लगी हुई है, जिसका उन्होंने विरोध किया कि हम दांत से इसको नहीं छीलेंगे, यानी कि चर्बी में लगी कारतूस के कारण यह विरोध शुरू हुआ। और दोस्तों इसी क्रोध में उन्होंने मंगल पांडे जी ने क्या किया कि वहां पर जो एक अधिकारी था, सैन्य अधिकारी था बाग नाम का। किस नाम का सैन्य अधिकारी था दोस्तों? बाग उसका नाम था। उसको और दोस्तों मेजर ह्यूसन, जिसको सार्जेंट के नाम से भी हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सार्जेंट के नाम से जानते हैं। उनको उन्होंने क्या कर दी? गोली मार दी। जिसके बाद दोस्तों 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई और इनको फांसी भी दे दी गई। किसको? मंगल पांडे जी को। इस बात को आप नोट करिएगा। तो दोस्तों इसके जो प्रमुख नेता बन के उभरे वह कौन थे? नाना साहब थे। कौन थे दोस्तों? नाना साहब थे, जिनकी पेंशन इन्होंने क्या कर दी थी? बंद कर दी थी। ऑप्शन डी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म स्थान कहां पर है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इनका जो दोस्तों जन्म स्थान है वह गुजरात है। कहां है? गुजरात में इनका जन्म हुआ। गुजरात का गांव कौन सा था दोस्तों? तो काठियावाड़ा गांव था, जिसे टंकारा के नाम से भी जाना जाता है। ये बात नोट करिएगा। दोस्तों इनका जो बचपन का नाम था, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जो बचपन का नाम था वह था मूल शंकर। क्या था इनका बचपन का नाम? इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इन्होंने एक प्रमुख नारा दिया है जो बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाता है, वेदों की ओर लौटो। क्या कहा था इन्होंने? वेदों की ओर लौटो। यह इनका प्रमुख नारा था। इन्होंने दोस्तों आर्य समाज की भी स्थापना की। किसकी स्थापना की? आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की। कब की दोस्तों? आर्य समाज की इन्होंने स्थापना 1875 में की। कहां पर की? बॉम्बे में की। कहां पर की दोस्तों? बॉम्बे में की। स्वराज का नारा या स्वराज और स्वदेशी जैसे जो शब्द हैं, कौन से दोस्तों? स्वराज व जो स्वदेशी
स्वदेशी जो शब्द हैं या स्वराज का नारा देने वाले भी कौन थे? दयानंद सरस्वती ही थे। ये इन शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम इन्होंने ही किया था। कब किया था? 1876 में किया था। इनकी दोस्तों एक प्रमुख पुस्तक है जो दोस्तों परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है, वह कौन सी है? तो आइए उसको भी नोट करते हैं। उस पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है दोस्तों? सत्यार्थ प्रकाश उस पुस्तक का नाम है। इन सभी पॉइंट्स को दोस्तों आप हेडिंग डाल लीजिएगा दयानंद सरस्वती, और उसके बाद दोस्तों इन सभी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था वह गुजरात के काठियावाड़ा गांव, या जिसको टंकारा के नाम से जाना जाता है, वहां पर हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों? इनका जन्म 12 फरवरी को हुआ था। कब हुआ था? 12 फरवरी 1824 को हुआ था। यह बात भी आप नोट करिएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो गया? काठियावाड़ा। क्या हो गया दोस्तों? काठियावाड़ा, जिसको दोस्तों टंकारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टंकारा कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों हैदराबाद, हैदराबाद को दोस्तों हमने किस ऑपरेशन से भारत में विलय किया था? दोस्तों हैदराबाद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? हैदराबाद के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। कौन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, जिसके बाद दोस्तों हैदराबाद का भारत में विलय किया गया था। हैदराबाद का दोस्तों जो निजाम था वह दोस्तों जब भारत से गया तो वह दोस्तों वो कुत्तों से बहुत प्यार करता था। दोस्तों वह कुत्तों को अपने साथ ले गया और अपनी बीवियों को यहीं छोड़ गया था। यह हैदराबाद के निजाम की एक कहानी है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, दोस्तों प्रार्थना सभा के संस्थापक थे। कौन सी सभा दोस्तों? प्रार्थना सभा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह भी सभा भी परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों प्रार्थना सभा की जो स्थापना है वह 1867 में की गई। कब की गई? 1867 में की गई। और कहां की गई? बॉम्बे में की गई। कहां की गई? बॉम्बे में की गई। इसके संस्थापक 2 लोग हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं? 2 लोग कौन कौन से हैं दोस्तों? पहले हैं आत्मारंग पांडुरंग, जो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया है, आत्मारंग पांडुरंग। और दोस्तों इनके साथ साथ कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। कौन थे दोस्तों? महादेव गोविंद रानाडे साहब इनके साथ थे। इस बात को भी नोट करिएगा दोस्तों। महादेव जो गोविंद रानाडे साहब हैं, इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। कहां का दोस्तों? महाराष्ट्र का। इनको सुकरात के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात इनको कहा जाता है। यह बात भी आप नोट करिएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया, आत्मारंग पांडुरंग। इनके साथ साथ महादेव गोविंद रानाडे। यह बात भी आप नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट, दोस्तों थियोसोफिकल सोसाइटी। कौन सी दोस्तों? थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहां खोला गया? दोस्तों खोला गया, मुख्यालय खोला गया। यानी दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर मुख्यालय कहां खोला गया, भारत की बात हो रही, तो इसकी स्थापना कहीं और हुई होगी। तो दोस्तों जो इसकी स्थापना है वह कहां हुई थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है यह दोस्तों न्यूयॉर्क में की गई थी। कहां की गई थी? न्यूयॉर्क में की गई थी। और कब की गई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। कब की गई थी? 1875 में की गई थी। इसके जो संस्थापक थे वह कौन थे? इसके जो संस्थापक थे दोस्तों वह थे ब्लाओत्स्की। कौन थे दोस्तों? ब्लाओत्स्की। और दोस्तों कर्नल ऑलकॉट। कौन दोस्तों? कर्नल ऑलकॉट इसके संस्थापक थे। संस्थापक दोस्तों आपसे कभी नहीं पूछेगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाम खतरनाक है दोस्तों। इसका जो मुख्यालय है वह आडयार में खोला गया। कहां खोला गया? इसका मुख्यालय आडयार में खोला गया। आडयार की बात की जाए तो दोस्तों आडयार कहां है? तो दोस्तों यह मद्रास में था। कहां था दोस्तों? मद्रास में स्थित था। इस बात को नोट करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, आर्य समाज की स्थापना की। दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की गई। किसने की दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, महादेव गोविंद ने, या दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने, या एनी बेसेंट ने? बताइए। एनी बेसेंट जी की बात की जाए तो दोस्तों कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष यही थी। किसकी दोस्तों? कांग्रेस की पहली जो महिला अध्यक्ष थी, पहली महिला अध्यक्ष यही थी। वहीं दोस्तों कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। ये बात आप सभी जानते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। अभी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे भी हमने इसकी चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंग्रेजी सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? इसमें तो घोषणा पूछा है दोस्तों। घोषणा कब की गई? सितंबर 1900 में की गई, जुलाई 1905 में की गई,
सितंबर 1903 में की गई या दोस्तों फरवरी 1902 में की गई? बताइए। जो बंगाल विभाजन है इसकी दोस्तों घोषणा कब की गई? तो दोस्तों जो इसकी घोषणा है वह की गई थी, कब की गई थी? जुलाई 1905 में की गई। कब की गई? जुलाई 1905 में की गई। और इस समय दोस्तों भारत का वायसराय कौन था? करजन था। कौन था दोस्तों? करजन था। यह घोषणा दोस्तों इसकी तारीख क्या थी? 20 जुलाई थी। 20 जुलाई 1905 इसकी तारीख थी। इसके बाद विभाजन कब किया जाता है दोस्तों? इसका जो विभाजन है वह अक्टूबर में किया जाता है। अक्टूबर 1905 में किया जाता है। कौन सी तारीख थी? 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन की तारीख तय की गई। दोस्तों इसके विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया? इसके विरोध में दोस्तों एक आंदोलन चलाया गया जो परीक्षा में कई बार पूछ चुका है, स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन दोस्तों? स्वदेशी आंदोलन इसके विरोध में चलाया गया। इस बात को भी आप नोट करिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यानी दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने की, दादा भाई नौरोजी ने की, सत्येंद्रनाथ बनर्जी ने की, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी जो स्थापना होती है आप सभी जानते हैं 1885 में होती है। कब होती है? 1885 में होती है। दोस्तों इसका जो नाम तय करने वाले थे कि इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा जाए, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा जाए, वह नाम किसने तय किया था? तो दादा भाई नौरोजी जी ने तय किया था। दोस्तों इसका जो पहला अधिवेशन है वह दोस्तों कहां होने वाला था? पूना में होने वाला था। कहां होने वाला था? पूना में होने वाला था। परंतु पूना में क्या हुआ दोस्तों? यहां पर प्लेग महामारी फैली हुई थी, इसलिए इसका जो पहला अधिवेशन है दोस्तों वह बंबई में हुआ। कहां हुआ? बंबई में हुआ। और पहले अधिवेशन के जो दोस्तों अध्यक्ष थे वह सत्येंद्रनाथ बनर्जी जी थे। कौन थे? सत्येंद्रनाथ बनर्जी जी थे। ये दोस्तों जो पहला अधिवेशन है यह कहां पर हुआ था? यह गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में हुआ था। कहां हुआ था? गोकुलदास तेजपाल जो कॉलेज था बॉम्बे में, वहां पर हुआ था यह अधिवेशन। इस बात को याद रखिएगा। और ये बात तो आप सभी जानते हैं कि इसे स्थापना करने वाले कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। ये दोस्तों रिटायर्ड अंग्रेज ऑफिसर थे। ये बात भी नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8, जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों यह हृदय विदारक घटना थी जिसमें एक बाग के अंदर कुछ क्रांतिकारी भाई आपस में चर्चा कर रहे थे। वहां पर लोग काफी एकत्रित थे और वहां पर जनरल डायर ने सभी रास्तों को बंद करवाकर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया था, जिसे दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से हम लोग जानते हैं। और यह घटना कब हुई थी दोस्तों? 19 अप्रैल 1919 को हुई थी। यह बात भी आप नोट करिएगा। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गोली चलाने का आदेश देने वाला कौन था? गोली चलाने का आदेश देने वाला कौन था दोस्तों? माफ करिएगा, ये तारीख 19 अप्रैल नहीं है, बल्कि दोस्तों कौन सी तारीख है? यह तारीख दोस्तों 19 अप्रैल नहीं है, बल्कि कौन सी तारीख है? यह तारीख है दोस्तों 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 13 अप्रैल, 19 अप्रैल नहीं है। ऑप्शन ए गलत होगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को नोट करिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी 13 अप्रैल की तारीख थी जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलवा दी गई थी, जिसके बाद दोस्तों वहां पर बहुत ही लोगों की हत्या हो गई थी। वहां पर एक कुआं था, उसमें कई हजार लोग कूद गए थे। यह बात भी आप सब कहानियों में जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9, वर्ष 1906 कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है 1906 में दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी साहब थे। कौन थे दोस्तों? दादा भाई नौरोजी साहब थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1906 के पहले ये 1886 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें भी यही अध्यक्ष थे। कौन? दादा भाई नौरोजी जी। दोस्तों 1905 का जो अधिवेशन था इसमें गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे। कौन थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले साहब कांग्रेस के अध्यक्ष थे। किस अधिवेशन में दोस्तों? जो 1905 में हुआ था। कहां हुआ था 1905 का अधिवेशन? बनारस में हुआ था। कहां हुआ था? बनारस में हुआ था। वहीं बात की जाए दोस्तों एक महत्वपूर्ण अधिवेशन और नोट करिएगा जो परीक्षा में पूछा गया था, आपकी यूपी टेट में ही पूछा गया था, 1916 का लखनऊ अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन। जहां पर दोस्तों
जहां पर नरम दल और गरम दल का क्या हो गया था, विलय हो गया था। क्या हो गया था, विलय हो गया था। इनका विखंडन कहां हुआ था, सूरत अधिवेशन में हुआ था। इस 1916 का जो अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार थे। कौन से दोस्तों, अंबिका चरण मजूमदार जी इसके अध्यक्ष थे 1916 वाले अधिवेशन की। इस बात को भी आप लोग नोट करिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, जलवायु एक स्थान विशेष पर सदैव रहती है, एक समान रहती है, बदलती रहती है, ए और बी दोस्तों दोनों या उपयुक्त सभी, बताइए। तो दोस्तों किसी स्थान विशेष पर जलवायु हमेशा एक समान ही रहती है। कैसी रहती है, एक समान ही रहती है। मान लीजिए दोस्तों आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में रहते हैं, तो आप जानते हैं कि दोस्तों यहाँ पर कुछ समय ठंडी रहेगी, कुछ समय गर्मी रहेगी, कुछ समय बरसात रहेगी। उसी प्रकार दोस्तों यह बात सिद्ध होती है कि जलवायु एक स्थान विशेष पर सदैव क्या रहती है, एक समान रहती है, यानी दोस्तों समय पर बदलती रहती है। यानी ये नहीं होगा कि ठंडी के मौसम में गर्मी पड़ने लगे, गर्मी के मौसम में बरसात होने लगे। ये अलग बात है, रेयर केस में कभी बारिश हो जाती है, लेकिन वो ऋतु नहीं बदलती। वही बात कही गई है कि जलवायु एक स्थान विशेष पर सदैव एक समान ही रहती है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से स्टार लगा लीजिएगा और परीक्षा में आपको ये देखने को मिलेगा, देख लीजिएगा। दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी की बात की गई है। दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, पोर्ट विलियर है। क्या है दोस्तों, पोर्ट विलियर है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि इसकी राजधानी पोर्ट विलियर है। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, श्री विजयापुरम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, विजयापुरम कर दिया गया है। इसलिए दोस्तों यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है, इस बात को नोट करिएगा। इसकी वर्तमान राजधानी का नाम क्या है, श्री विजयापुरम इसका नया नाम है। दोस्तों अंडमान निकोबार में एक पॉइंट है, भारत का दक्षिणतम बिंदु। कौन सा दोस्तों, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वह कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट आप सभी जानते हैं, और यह दोस्तों वर्तमान में पानी में डूब चुका है। इसलिए दोस्तों यहां पर क्या कर दिया गया है, एक पोल यानी एक खंभा लगा दिया गया है। इसका एक अन्य नाम भी है दोस्तों, इसको दोस्तों है पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहां पर दोस्तों बैरन द्वीप आया है। बैरन द्वीप क्या है दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी है वह कौन सा है, बैरन द्वीप है। इस बात को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12, उत्तर प्रदेश में खनिज नीति घोषित की गई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इसमें बताने लायक कुछ ज्यादा है नहीं, तो आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्या दोस्तों इसका आंसर 29 दिसंबर 1998 हो जाएगा, या 29 दिसंबर 99, या 29 दिसंबर 97, या 29 दिसंबर 96। यानी एक बात तो तय है कि इसकी तारीख क्या है, 29 दिसंबर है। अब सन आप बताइए कि उत्तर प्रदेश की खनिज नीति कब घोषित की गई थी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा, वह ऑप्शन ए हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश की खनिज नीति है वह कब घोषित की गई थी, वह दोस्तों घोषित की गई थी, कब घोषित की गई थी, वह घोषित की गई थी 29 दिसंबर 1998 को। यह बात आप नोट करिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों को खनिज क्षेत्र घोषित किया है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 जिलों को खनिज क्षेत्र घोषित किया है। कितने जिलों को, 12 जिलों को खनिज क्षेत्र के रूप में घोषित किया है। यह बात आप नोट करिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात की जाए, पहला जो है बांदा और मिर्जापुर का जो क्षेत्र है इसको डायमंड के लिए, शारदा और रामगंगा की श्रृंखला में परिक्षेत्र जो सोनभद्र है, और ललितपुर का जो वेखार है दोस्तों इसको सोना के लिए। वहीं ललितपुर के लिए, ललितपुर का दोस्तों, ललितपुर जो प्रॉपर ललितपुर है उसको दोस्तों यूरेनियम के लिए। और दोस्तों गुरुमा, कनाक्ष, बसहरी जो मिर्जापुर में स्थित है। और दोस्तों सोनभद्र का एक स्थान और है
कौन सा है, कजराहट। इन दोनों को दोस्तों रेखा पत्थर के लिए क्या किया गया है, आरक्षित किया गया है। बांदा, वाराणसी, ललितपुर में दोस्तों बॉक्साइट भी मिलता है। वहीं इलाहाबाद, चंदौली, बांदा, झांसी, सोनभद्र में दोस्तों पोटास के लवण भी मिलते हैं। बारी सोनभद्र का, और दोस्तों बांदा जिले में दोस्तों डोलोमाइट भी मिलता है। वहीं शंकरगढ़, लोहारगढ़ जो इलाहाबाद में है, वहीं बांदा दोस्तों बरगढ़ क्षेत्र जो आता है, अलीगढ़ और दोस्तों चित्रकूट, यहां पर कांच की रेत मिलती है। इसके लिए दोस्तों इन क्षेत्रों को आरक्षित किया गया है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्षेत्र थे 12 में से, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों की बात की जाए तो यहां पर बताइए सबसे ज्यादा उत्पादन किन चीजों का होता है, यानी कौन कौन सी फसलें हैं जो अति यहां पर क्या है दोस्तों प्रमुख हैं, बताइए। दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख फसलों में आती हैं वो उपरोक्त सभी आती हैं। यहाँ पर दोस्तों गन्ने का उत्पादन भी होता है, गेहूं का उत्पादन भी होता है, चावल का उत्पादन भी होता है। दोस्तों चावल अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो कहाँ पर स्थित है, तो चावल अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित है। कहाँ स्थित है, कटक में। कटक कहाँ है, ओडिशा में है। कहाँ है, ओडिशा में है। यह बात भी आप नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई। इसके पहले दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई। तो भारत में दोस्तों इसकी बात की जाए तो भारत में इसकी स्थापना कब की गई थी, 1861 में की गई थी। यह बात याद रखिएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के पुरातत्व की विभाग की बात की जाए तो 1950 में हुई, 1951, 1952 या 1993 में। तो यहां पर दोस्तों पुरातत्व विभाग की स्थापना 1951 में हुई। कब हुई, 1951 में हुई। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, दोस्तों कैलाश मेला, कौन सा मेला, कैलाश मेला। कैलाश मेले का आयोजन कहां होता है, मथुरा में होता है। बताइए दोस्तों कहां होता है, कैलाश मेले का आयोजन मथुरा में होता है, अलीगढ़ में होता है, बनारस में होता है या आगरा में होता है, बताइए। दोस्तों जो कैलाश मेला है इसका जो आयोजन है यह मथुरा में होता है। कहां होता है, मथुरा में इसका आयोजन होता है। और दोस्तों सावन का जो तीसरा सोमवार होता है, सावन का जो तीसरा सोमवार होता है, तीसरा सोमवार होता है, उस दिन इस मेले का आयोजन होता है। दोस्तों इस मेले में जो कांवड़ लेकर जाते हैं भाई लोग, वो सभी यहीं जाते हैं। कहां जाते हैं, यहां पर जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मथुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा। बनारस दोस्तों, बनारस या वाराणसी, ये दोस्तों यस्सियों की सांस्कृतिक राजधानी है। क्या है दोस्तों, यस्सियों की पहली सांस्कृतिक राजधानी है। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17, ये दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना की बात की जाए, आइए इससे पहले इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको दोस्तों यूएनओ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूएनओ कहा जाता है। दोस्तों इसकी स्थापना का मुख्य कारण क्या था, इसकी स्थापना का मुख्य कारण था अंतरराष्ट्रीय शांति बनी रहे। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई। कब की गई, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई। क्यों की गई, ताकि अंतरराष्ट्रीय शांति बनी रहे, सभी देश आपस में मिलजुल कर व्यापार कर सकें और आगे बढ़ सकें, और युद्ध जैसे हालात दोबारा कभी ना हो। इसकी जो स्थापना की गई दोस्तों वह 24 अक्टूबर को की गई। कब की गई, 24 अक्टूबर 1945 को की गई। इसलिए दोस्तों 24 अक्टूबर को यूएनओ डे के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों यूएनओ की बात की जाए तो इसके दोस्तों 6 अंग हैं। कितने अंग हैं, 6 अंग हैं। दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है, इसकी बात की जाए तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। कहां पे है दोस्तों, न्यूयॉर्क में है। इस बात को भी आप नोट करिएगा। दोस्तों आगे भी संयुक्त राष्ट्र संघ आएगा तो उस पर भी हम और भी जानकारी आपको देंगे। और दोस्तों बहुत जल्द आपके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब दो टॉपिक करके, जो हमारे स्टैटिक जीके के अंतर्गत आते हैं और सामाजिक अध्ययन के और साइंस के, इस प्रकार दो टॉपिक करके हम थ्योरी की क्लास भी आपके लिए लाने वाले हैं। इसलिए दोस्तों इस चैनल से आप जुड़ जाइए अभी आप तक, यदि अभी तक आप ना जुड़े हो तो। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र, कौन सा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र न्यायालय, संघ न्यायालय में दोस्तों न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। 12 होती है, 10 होती है, 15 होती है, 81 होती है, बताइए।
दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ में जो न्यायालय है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो न्यायालय है, वहां पर न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 15 होती है। इस बात को आप नोट करिएगा। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के जो न्यायाधीश होते हैं, इनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 9 वर्षों का होता है। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वह द हेग में है। कहां है? द हेग में है। द हेग कहां है दोस्तों? यह द हेग कहां है दोस्तों? बताइए। यह नीदरलैंड में है। कहां है? नीदरलैंड में है। यह बात आप नोट करिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो गया, 15। क्वेश्चन नंबर 19, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या की बात की जाए तो अधिक वाला राज्य कौन सा है? अधिक वाला राज्य यूपी है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। वहीं कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। सिक्किम। दोस्तों बात की जाए पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, मेयो के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुई थी। वही दोस्तों दशकीय आधार पर या वैज्ञानिक आधार पर जनगणना कब हुई थी? वह दोस्तों 1881 में हुई थी, रिपन के कार्यकाल में। किस कार्यकाल में? रिपन के कार्यकाल में। यह बातें भी आप नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कबूतर, मोर, कोयल। तो आप सभी जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय पक्षी को। कौन नहीं जानता बताइए? तो दोस्तों सभी जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। यह बात नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, संसार की सबसे लंबी नदी किस महाद्वीप में है? दोस्तों सबसे पहली बात की जाए तो संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सी है दोस्तों? नील नदी है। नील नदी का वरदान किसको कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। किसको दोस्तों? मिस्र या इजिप्ट को कहा जाता है। संसार की सबसे लंबी नदी कहां स्थित है? तो दोस्तों संसार की जो सबसे लंबी नदी है वह अफ्रीका महाद्वीप में है। कहां है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप की यदि बात की जाए दोस्तों तो अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा मात्र महाद्वीप है जिसमें दोस्तों जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। कौन कौन सी रेखा? विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। यानी दोस्तों एकमात्र ऐसा महाद्वीप जहां से तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की बात की जाए तो यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? किलिमंजारो है। कौन सी है दोस्तों? किलिमंजारो यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह बात याद रखिएगा। दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी जो हीरे की खान है वह भी माफ करिएगा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, और उस खान का नाम क्या है? किम्बरले उस खान का नाम है। यह बात भी नोट करिएगा। दोस्तों सहारा मरुस्थल भी कहां है? वह भी दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो दोस्तों द ग्रेट बैरियर रीफ। कौन सी दोस्तों? द ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है? वह भी दोस्तों कहां स्थित है? वह कहां स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इस बात को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22, संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? हरन लेक, लेक बैकाल, मिशिगन लेक या फिर दोस्तों सुपीरियर लेक? बताइए। दोस्तों संसार की जो सबसे गहरी झील है वह कौन सी है? वह है बैकाल झील। कौन सी है दोस्तों? बैकाल झील। इस बात को आप याद रखिएगा। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके विषय में यदि बात की जाए दोस्तों बैकाल झील जो है यह रूस में है। कहां पर है? रूस में है। कहां पर है? रूस में। रूस का एक साइबेरिया प्रांत है। कौन सा प्रांत है? साइबेरिया प्रांत। वहीं पर दोस्तों यह स्थित है। यह बात याद रखिएगा। और इसकी गहराई कितनी है दोस्तों? लगभग दोस्तों 1642 मीटर है। कितनी है? 1642 मीटर है। और यह दोस्तों विश्व की, किसकी दोस्तों? विश्व की, ध्यान से सुनिएगा, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी यानी दोस्तों फ्रेश वाटर की झील है, यानी पीने योग्य पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। वहीं बात की जाए मिशिगन झील की तो दोस्तों यह यूएसए अमेरिका में है। वहीं सुपीरियर झील की बात की जाए तो यह कनाडा और यूएसए की बाउंड्री पर है। किसके दोस्तों? कनाडा और यूएसए की जो सीमा है उस पर स्थित है सुपीरियर झील। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, चांदी उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है अमेरिका का है, रूस का है, मैक्सिको का है या चीन का है? बताइए। जो चांदी का उत्पादन है दोस्तों इसमें विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है? तो दोस्तों चांदी के उत्पादन में, सिल्वर के उत्पादन में मैक्सिको विश्व में पहले स्थान पर है। इस बात को आप नोट करिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कागज का आविष्कार विश्व में सबसे पहले किस देश में हुआ? चीन, रूस, भारत या अमेरिका? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बताने लायक कुछ ज्यादा है नहीं। तो दोस्तों जो चीन है, इस पर यहां पर दोस्तों कागज का सर्वप्रथम आविष्कार किया गया, इस बात को आप नोट रखिएगा। दोस्तों बात की जाए अमेरिका की, तो इसकी दोस्तों राजधानी क्या हो गई? वाशिंगटन डीसी हो गई। क्या हो गई? वाशिंगटन डीसी हो गई, यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया हो गई, इस बात को भी नोट रखिएगा। चीन की राजधानी क्या हो गई? बीजिंग हो गई। क्या हो गई? बीजिंग यहां की राजधानी हो गई, इस बात को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, कोलार सोने की खान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कोलार जो सोने की खान है वह किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है? बताइए। दोस्तों जो कोलार सोने की खान है यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह कर्नाटक में स्थित है। कहां पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 26, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? असम में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या कर्नाटक में? बताइए। दोस्तों डिगबोई तेल का कुआं आपने खूब सुना होगा। दोस्तों जो डिगबोई का तेल का कुआं है, इसकी सर्वप्रथम खोज कब की गई? 1867 में की गई। कब की गई? 1867 में की गई, जब दोस्तों रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उसी वक्त दोस्तों तेल रिसता हुआ नजर आया था, जिसके बाद दोस्तों डिगबोई तेल क्षेत्र की या तेल के कुएं की खोज की गई। यह दोस्तों असम राज्य में है। कहां है दोस्तों? यह असम राज्य में है। असम राज्य का दोस्तों एक स्थान है, उसका नाम है तिनसुकिया स्थान। कौन सा स्थान है? तिनसुकिया स्थान। यहीं पर दोस्तों क्या मिला था? यहीं पर तेल का कुआं मिला था, या तेल रिसता हुआ दिखाई दिया था, जिसके बाद दोस्तों उसकी खुदाई हुई और उससे तेल निकाला गया। इस तेल के शोधन के लिए दोस्तों एक कारखाना स्थापित किया गया। कब किया गया? 11 दिसंबर 1901 को यह कारखाना स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27, कोशिका भित्ति पाई जाती है। यहां से दोस्तों साइंस के भी क्वेश्चन शुरू होते हैं। बताइए, कोशिका भित्ति पाई जाती है, पौधों में पाई जाती है, जंतुओं में पाई जाती है या विषाणुओं में पाई जाती है? बताइए। दोस्तों जो कोशिका भित्ति है आप सभी जानते हैं पौधों में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? पौधों में पाई जाती है। यहां बात आई है कोशिका की। आइए कोशिका के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। दोस्तों कोशिका की सर्वप्रथम खोज कब हुई थी? 1665 में हुई थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और इस बात का वर्णन इनकी बुक में मिलता है, जो जिसका नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। क्या नाम है बुक का? नाम माइक्रोग्राफिया इस बुक का नाम है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। दोस्तों यह मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। इसके बाद दोस्तों सन आता है। कौन सा सन आता है दोस्तों? इसके बाद सन आप मुझे बताएंगे। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने की थी। किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, पहली जीवित कोशिका की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 28, पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की, काइटिन की या दोनों की, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। दोस्तों काइटिन की कोशिका, किसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है? तो कवकों की जो कोशिका भित्ति है वह काइटिन की बनी होती है। वहीं बात की जाए बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की, तो दोस्तों जो बैक्टीरिया होता है इसकी जो कोशिका भित्ति है वह दोस्तों पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है। किसकी दोस्तों? पेप्टिडोग्लाइकन। इसकी दोस्तों किसकी बनी होती है? बैक्टीरिया की बनी होती है। यहां पर पूछा है पौधों की किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। किससे बनी होती है पौधों की कोशिका भित्ति? सेल्यूलोज से बनी होती है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका भित्ति होती क्या है दोस्तों? तो दोस्तों आपने पौधे देखे होंगे, मान लीजिए पौधा है, पौधे की ये मान लीजिए कोई डाल है, क्या है? डाल है, तो इसके ऊपर का जो परत होती है दोस्तों, जो सूखी सूखी सी नजर आया करती है, वही होती है कोशिका भित्ति। क्या होती है? कोशिका भित्ति। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पौधों में होती है, जंतुओं में होती है, कवकों में होती है, विषाणुओं में होती है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है यह केवल पौधों में होती है, ये आप सभी जानते हैं। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या होता है? सूर्य का प्रकाश चाहिए, इसके साथ साथ दोस्तों पत्तियों में जो क्लोरोफिल है वह चाहिए। क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों जल चाहिए, और दोस्तों क्या क्या चाहिए बताइए आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में।
और भी जो अन्य मिनरल वगैरह हैं उनकी भी आवश्यकता होती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में दोस्तों CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों यहीं पर यदि आपसे पूछ ले कि पौधे श्वसन की क्रिया में, कौन सी क्रिया में, श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जबकि श्वसन की क्रिया में फिर पौधे हो, इंसान हो, जीव जंतु कोई भी हो ऑक्सीजन ही लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता है श्वसन की क्रिया में। इस बात को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30, मानव श्वसन करता है नाक के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, गलफड़ों के द्वारा, बताइए। दोस्तों मानव जो श्वसन है वह फेफड़ों के द्वारा करता है। उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट क्या है, नाक। यानी दोस्तों मनुष्य नाक से क्या करता है, हवा लेता है नाक या मुंह से, फिर वह दोस्तों कहां जाती है, फेफड़ों में जाती हैं। इसलिए दोस्तों जो मनुष्य है वह फेफड़ों से ही श्वसन करता है। गलफड़ों से कौन करता है, जो जलीय जीव होते हैं दोस्तों वह गलफड़ों से श्वसन करते हैं। किससे, जलीय जीव जो होते हैं गलफड़ों से श्वसन करते हैं। ऑप्शन बी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज का यह वीडियो, आज का यह क्लास आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और साथ ही बनी बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों यदि आप NTPC की, किसकी दोस्तों, NTPC की भी तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों जल्द ही हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं क्या दोस्तों, GK GS की क्लासेस लेकर आने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों हम रीजनिंग की भी क्लासें करेंगे और दोस्तों संभव होगा तो मैथ की भी क्लासें करेंगे NTPC के लिए। और दोस्तों बाकी सुपर टेट के लिए तो सभी क्लासें होंगी ही। दोस्तों 2 से 3 दिन बाद आपको हिंदी की क्लासें सुपर टेट की शुरू हो जाएंगी आपकी। इसे दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।